चलिए अगेन गुड इवनिंग। आज हाँ, आज जो है हम लोग बीपीएससी 70 मेंटोरशिप के लिए जो है खास तौर पर जो हम लोग का क्लास है उस क्लास में आर्ट एंड कल्चर के लिए जो पेपर वो जीएस पेपर 1 है आपका। जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है सो आर्ट एंड कल्चर में हम मेन तो पहले इंपोर्टेंट सेगमेंट्स लिखा देंगे जहां से क्वेश्चन कंटिन्यू 60 सेकेंड से लेकर के अभी तक यानी 16 लेटेस्ट एग्जाम 69th तक आपसे क्वेश्चन बना है वो एक बार लिख के बता देते हैं। दूसरा, जो आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो सतत पूछे जा रहे हैं उस पर भी एक बार हम आपको चर्चा कर देंगे, लिख करके चर्चा कर देंगे, जिससे कि शॉर्ट नोट्स के रूप में आपका तैयार हो जाए। और तैयार हुए शॉर्ट नोट्स को आप एग्जाम के भी ध्यान में, जैसे मान लिया जाए कंटेंट आपके पास तैयार हो चुके हैं, तो कंटेंट तैयार है, शॉर्ट नोट्स तैयार है, तो जब आपका मेंस एग्जाम होगा, वो एग्जाम जब होगा तो उसमें क्या होगा, आसान तरीके से आप क्या करेंगे, लिख के आ जाएंगे। क्योंकि वहां पर याद करने की एक बात देखिए कि पहले से आपका कोई चीज तैयार है, 5 बार लिख करके तैयार किए हैं, और वो एक व्यक्ति सोच सोच के लिखेगा, तो जो पहले से रिदम में बना हुआ है, लेखनी अभ्यास पहले से कर चुका है, उनका बेहतर हो जाता है। क्या ठीक है ना? तो हाँ, वही चीज़ पर हम प्रयास करेंगे कि आपका पहले से तैयार रहे कि आप लोग कभी भी जाएँ लिखने के लिए, तो आप लिख के आ जाएँ, बेहतर तरीके से लिख के आ जाएँ। और इस बार भी मैंने मेंस के मार्क्स को देखा और इससे पहले भी देखा हुआ है। अगर आप सही सलामत लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते हैं, तो समझिए कि मेंस के में आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? तो आज यही चीज़ को अब हम आपके साथ मेन स्क्रीन जो है, यही तो देख ही रहे हैं 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो है मेन आपका क्लासेज है, तो हम आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। ये है, ठीक है? 17वीं बीपीएससी 1-to-1 मेंटोरशिप मेंस के लिए। अभी तो क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज मेंस का आपका क्लासेज है, तो मेंस के लिए जीएस पेपर 1 और हिस्ट्री में कला और संस्कृति वाला पार्ट को आज हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे। अब सबसे बड़ा चीज़ है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप लोग को ये एक सबसे बड़ा चीज़ बता दूँ कि आखिर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यू जो क्वेश्चन्स बन रहे हैं, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में कहा, वो आखिर क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है? जिससे क्या रहेगा कि एक नोट्स आपके पास तैयार रहेंगे कि सर यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे महत्वपूर्ण भाग में देखिए, तो एक तो यहाँ पहला नंबर पे आता है कला एवं संस्कृति। लिखते रहिए, सेम टू द लाइन ऐसे ही आपको काम करने हैं। ठीक है? ये पूरे हिस्ट्री का पार्ट हम बता देते हैं एक बार में। ठीक है? दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ पूछा जाता है, एक जनजातीय विद्रोह से पूछा जाता है। जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अब जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन आपके पास आ गया। जो तीसरा पार्ट है, ये तीसरा भारत का स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से क्वेश्चन आते हैं। आपको देखे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था 69th मेंस का और 68th के मेंस का, जो रिसेंट ट्रेंड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा आता है कि स्वामी सहजानंद के बारे में भी पूछा जाता है, किसान आंदोलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नील विद्रोह या किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका से आता है क्वेश्चन। क्या हुआ? किसान आंदोलन से क्वेश्चन आपके पास आए। अब कहेंगे सर नेक्स्ट अब क्या महत्वपूर्ण है, तो अब आता कि आधुनिक बिहार में खास तौर पे, यानी बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास, बिहार में आधुनिक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा का विकास एकदम से आप देखेंगे ना, तो कंटिन्यू इसी तरीके से आपको सतत तरीके से क्वेश्चन जितने बन रहे हैं उसी में आपको इससे ज्यादा बाहर कहीं नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। अब आता है कि गांधीवादी आंदोलन जो हुआ है, यानी आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी क्या कहते हैं, जो असहयोग आंदोलन से लेकर के असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक जो, ठीक है, उससे पहले भी अगर देखें तो चंपारण, तो मेन आप जानते हैं चंपारण से सत्याग्रह से क्वेश्चन बनता ही है। तो गांधीवादी इसीलिए हम एक बार में लिख देते हैं गांधीवादी
आंदोलन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। आप जानते हैं कि अभी हाल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है। जैसे महात्मा जी, गांधी के बारे में आपको उस दिन मैंने बताया था, महात्मा गांधी हो गए। ठीक है। महात्मा गांधी के ही साथ देखिएगा तो महत्वपूर्ण, हम पहले, रविंद्रनाथ टैगोर हो। हाँ बिल्कुल, हम लिख देते हैं, पहले उसके बाद बता देते हैं। जी, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए। उसके बाद लास्ट में अगर मान लिया जाए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे मान लिया जाए कि इसी बार आप देखे थे कि खासतौर पे एक्ट से क्वेश्चन बने, अधिनियम से क्वेश्चन बन रहे जो ब्रिटिश काल में थे, तो ब्रिटिश काल में हम इसको विविध में रख लेते हैं। पहले इस तरह से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेकिन अगर 2 बार से बन रहे हैं, जैसे 68 में भी बना है और 69 में बना है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, विविध में रख लिया। कुल मिलाकर इतने प्रश्न आपके सामने जो है आपको देखने को मिलेगा खास तौर पे। ठीक है। अब बात आता है कि सर, कि अब जो मुझे काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान जो है खास तौर पे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चंस में जो मुझे ये सामने में जो दिख रहा है, मुझे क्वेश्चंस का प्रारूप जो दिख रहा है, उस क्वेश्चन के लिए हम जो काम करना चाह रहे हैं, इसमें आखिर कला और संस्कृति हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कला और संस्कृति में बेसिक तौर पे क्या जी। है, वो हम एक बार देख लेते हैं। चलिए आज हम एक बार कला और संस्कृति स्टार्ट करते हैं। कला एवं संस्कृति, यहां से कौन 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 क्वेश्चन बने हैं, कब बने हैं, आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपने ले लिया ना। अब आता है कि पहला इसमें भी सीक्वेंस है। एक तो आपका हो जाता है, इससे खास तौर पे देखेंगे तो मौर्य कला, मौर्य कला। दूसरा जो इसमें बन रहा है, पाल कला, पाल कला। ठीक है। मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया। उसके बाद पाल कला। पटना कलम हो गया, पटना कलम हो गया। जी, ठीक है। और जब पटना कलम के बाद देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन एक उम्मीद की जाती है कि मधुबनी पेंटिंग को भी आप तैयार करके रखिए। ठीक है। हम एक एक करके दिखा देते हैं कि मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आ गया। चलिए सर, अब बात आता है क्या कि मुझे अभी अगर हम देखिए न्यू ट्रेंड्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अगर हम पटना कलम को केंद्र मान के चले कि पटना कलम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक पटना कलम हो गया। ठीक है। पटना कलम कला, इसके बारे में डिटेल्स बताते, पटना कलम कला आपका हो गया। ठीक है। चलिए सर, अब हम पटना कलम कला के बारे में डिटेल्स तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जानकारी अभी देंगे कि कौन कौन प्रश्न मेरे लिए मूलभूत है, और उस प्रश्न के अंतर्गत क्या क्या मुझे विशेष तौर पे जानकारी के तौर पे इकट्ठा करने की जरूरत है। ठीक है। और जो जैसे हम लिख रहे हैं ना, पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। दूसरी बात, इसमें जो आपको याद करने में क्या होगा, पैराग्राफ में लिखेंगे नहीं तो याद करने में आसान रहेगा आपको। ठीक है। चलिए सर, अब हम पटना कलम के बारे में आराम से कंप्लीट तरीके से पटना कलम को क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। चलिए, पटना कलम को अब एक-एक करके हम लोग देखते हैं, पटना कलम में क्या-क्या चीज़ मुझे कर लेना चाहिए। अब एक जो उससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था कि पटना कलम में मुझे क्या-क्या चीज़ की जानकारी चाहिए होती है। जब आप लोग क्या करें, एक हम तरीका बता देते हैं, जिसे याद करने में आप लोग को क्या होगा, आसान रहेगा। वो सबसे पहले मैंने एक बात उस दिन बताया भी था, जब आप करते हैं, तो एक तरीका बनाइए कि याद करने का लंबे समय तक कैसे आपका याद रहेगा। ठीक है। लंबे समय तक याद करने का एक तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम में उद्भव, उद्भव काल। जी, ठीक है। उद्भव काल या कब हुआ था, और क्षेत्र के बारे में भी आप इसको रेखांकित कर देंगे। हम इसका आज लिख के बता देंगे प्रॉपर। दूसरा आता है कि जब उद्भव काल बता देंगे तो अब बात आता है कि विशेषता को लेकर के लिखना है कि पटना कलम कला की विशेषताएं क्या है। ठीक है। विशेषताएं क्या है, अब विशेषताएं में देखेंगे तो आपको याद रखना है ये सब। इसके प्रकार को लिख जी, देंगे आप लोग। ठीक है। इसके महत्व को भी आप लोग रेखांकित करेंगे। अब महत्व में क्या क्या, जी, जो चीज जैसे आता है कि विषय वस्तु को लेकर के बात कर लेना है। ठीक है। विषय वस्तु को लेकर के बात करेंगे।
अब महत्व में और भी बात आती है, जैसे प्रमुख कलाकार को लेकर के भी बात करेंगे, ठीक है? ये इस तरीके से बना लेंगे ना तो आपको याद करने में, क्योंकि पैराग्राफ तो है नहीं, इस तरीके से किया हुआ है तो ज़्यादा आसानी रहेगा। अब बात आता है कि रंग को लेकर के, प्रमुख रंग को लेकर के क्या की कौन-कौन सा रंग इसमें यूज़ किया गया था। चलिए, अब बात आता है जब आप विशेषता को रेखांकित कर दिए तो अब आता है प्रभाव, ठीक है? प्रभाव। अब जब प्रभाव में देखेंगे तो कई प्रकार प्रभाव होता है, आपको पता है। सामाजिक, यही है मेन, आप खाका तैयार कर रहे हैं और यही खाका। अच्छा, दूसरी बात मैं सभी को बता दूँ, एस्से में भी ना आप लोग एस्से लिखने से पहले ये एक डायग्राम तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको याद रहना चाहिए कि हम ये पॉइंट्स, कई बार क्या होता है लिखने के क्षेत्र में ना भूल जाता है लोग। सामाजिक, आर्थिक, कलात्मक, ठीक है? कलात्मक। अब जब आप ये भी मेंशन कर देंगे तो अब बात आता है कि सर, एक बात आती है जो मेन पतन के कारण, आखिर पटना कलम का पतन क्यों हुआ? पतन का जी, कारण, पतन का कारण। पतन का कारण। यही तरीका है लिखने का, तरीका यही है। अब पतन के कारण में आता है कि राजकीय प्रश्रय का क्या रहा, ठीक है? राजकीय स्तर पर। दूसरा आता है कि व्यक्तिगत स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे। अब बात आता है कि आखिर मान लिया जाए कि पतन भी आखिर, क्योंकि लोगों के संरक्षण के अभाव में ही तो ये चीज़ हुआ। आखिर लोगों के संरक्षण नहीं होने के कारण, तो फिर इसका रिजल्ट को लेकर के रेखांकित करके परिणाम को लेकर के, ठीक है? परिणाम को लेकर के बात कर जी, लेंगे। परिणाम को लेकर के बात कर लेंगे। और परिणाम में जब बताएंगे तो हम इसके वर्तमान परिदृश्य को जरूर रेखांकित करेंगे। वर्तमान परिदृश्य को जो है जरूर बताएंगे कि वर्तमान परिदृश्य इसका क्या है, वर्तमान परिदृश्य में क्या है इसको, ठीक है? अब आता है कि वर्तमान परिदृश्य में जब इतना आ रहा है तो वे फॉरवर्डिंग फ्यूचरिस्टिक तो आपको बताना पड़ेगा सर। फ्यूचर यानी भविष्य क्या है इसका, कोई भी कला का क्या था वर्तमान में, जैसे मधुबनी पेंटिंग को आप अभी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर तो स्पेस में ही हम आगे करके इसको आप लोग इस तरीके से बनाते रहेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कि कला के संरक्षण, संरक्षण का प्रयास, संरक्षण का प्रयास, संरक्षण का प्रयास। संरक्षण के प्रयास में भी दो बात आता है। एक सरकारी प्रयास आता है जो सरकार के स्तर पे होता है, कि जैसे मधुबनी पेंटिंग के लिए सरकार ने बाकायदा, जो आप जानते हैं कि हर जगह सरकार चाहती है कि ये चीज़ का संरक्षण हो, इसीलिए कई खासकर कि सड़क के किनारे वाले जो पेंटिंग्स आप देखेंगे तो इससे रेखांकित कर सकते हैं आप। सरकारी प्रयास हो गया। और एक होता है व्यक्तिगत प्रयास, यहाँ भी आप कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयास को लेकर के बात कर सकते हैं संरक्षण का, यानी कला संरक्षण का। अब बात आता है कि लास्ट में जब ये पॉइंट्स बना लेंगे, ये भी आपका पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है क्या, महत्व पर आपने चर्चा कर दिया ना। हाँ, वर्तमान परिदृश्य में बताएंगे तो कला का वर्तमान जो वर्तमान परिदृश्य में कला का महत्व क्या है, इसको एग्जाम्पल जरूर देंगे, उदाहरण। वर्तमान में क्या है? हाँ, वर्तमान, वर्तमान को लेकर के उदाहरण जरूर देंगे कि वर्तमान में क्या किया जा रहा है, वर्तमान में खासतौर पे आप इसको महत्व को बता देंगे। और लास्ट में महत्व निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष से आप अपना बात को, ठीक है, डिस्कस हो गया। अब हम आपको एक-एक करके पॉइंट बताएँ। ये तो हुआ कि आपको याद करने के लिए लंबे समय तक कैसे याद रखना है, इस चीज़ के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, एक-एक चीज़ करके बता दिया कि याद कैसे आप रखेंगे। इसका एक तरीका हुआ कि इस तरीके से काम करेंगे तो आपको क्या होगा, याद करने में आसानी होगा। देखिए ना, आप खुद देखिए कि कितने तरीके से आपका सिस्टमैटिक बन चुका है। एक-एक पॉइंट्स, थोड़ा-सा भी पॉइंट्स याद रहेगा सर इसके बारे में तो आप मेन से लिख ले जाएँगे, तनाव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? क्योंकि यही जी, होता है, पैराग्राफ आप किताब तो पढ़ नहीं रहे हैं और किताब पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पॉइंट याद रहेगा ना तो 2-3 पेज लिखना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा तनाव की ज़रूरत होती नहीं है। चलिए सर, अब पॉइंट्स आपके लिए हम बना देते हैं। अब जब पॉइंट्स एक-एक पॉइंट्स को देखेंगे, जो ऊपर में रेखांकित पॉइंट्स हैं ना, सारे पॉइंट्स को हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? विस्तार से।
विस्तार से इसको देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला तो एक बार तो आपको ये होना ही चाहिए कि एक बार बिहार का जो है आप मैप ज़रूर बनाइए यहाँ। जो भी हो आप लोग मैप बनाने में पारंगत होंगे तो अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? और एक बार जो इस तरीके से, क्योंकि पटना कलम है तो पटना पता है आपको कि यहाँ पर आपको सिचुएटेड पटना है, ठीक है? तो पटना को यहाँ पर लिख दीजिएगा बाकायदा, और ये गंगा नदी है तो गंगा भी आप बता दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको बता भी देना है पटना कलम के बारे में होती है तो पटना के बारे में आपने बाकायदा इन चीज़ों को बता दिया, और यहाँ पर लिख करके बिहार, पटना, ठीक है? अब बात आता है क्या कि अब हम इसके बारे में जो पॉइंट्स बनाएँगे, इसके बारे में पॉइंट्स हमें कुछ-कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो हम पॉइंट वाइज़ करते हैं जिससे कि आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगा। विकास का युग में कब बताएँगे? कब हुआ था विकास का युग? आप जानते हैं कि 18वीं सदी जो हुआ है, 18वीं सदी वाला के मध्य से स्टार्ट हुआ था। 18वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं सदी तक। कब हुआ है? 20वीं सदी तक, ठीक है? जो 20वीं आरंभिक 20वीं सदी का भी कौन? आरंभिक जो काल है, आरंभिक जो है, आरंभिक भाग तक रहा है ये। ये पॉइंट आपका विकास का युग हो गया, ठीक है? आप दूसरा देखेंगे तो इसी में पॉइंट आपको याद रहना चाहिए शैली में, ये मुगल शाही शैली के साथ जो है, मुगल शाही, क्योंकि आपको पता है कि ये 18वीं सदी से मध्य से लेकर के 20वीं सदी का आरंभिक रहा है, तो मुगल का तो आप जानते हैं रहा ही है। तो मुगल शाही शैली के साथ मुगल शाही प्लस ब्रिटिश शैली दोनों, ब्रिटिश शैली, ठीक है? तो मुगल शाही प्लस ब्रिटिश शैली आपने कर दिया। अब देखेंगे तो आखिर ये चीज का जो मेन रहा कहाँ, ये जो पटना कलम का जो मेन क्राइटेरिया था, आखिर पटना कलम का जो मेन रीजन है, वो पटना कलम के लिए इससे पहले का संरक्षण अगर देखेंगे तो अब उस क्षेत्र को भी रेखांकित कर सकते हैं। मथुरा, मथुरा, राजस्थान, क्षेत्र में आ गया। बिल्कुल क्षेत्र में आ जाएगा। आप इसे भी बाकायदा मैप के साथ दिखा सकते हैं। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी कहाँ है? कांगड़ा, कांगड़ा, कांगड़ा वैली कहाँ है बताइए? कांगड़ा वैली, जो आप तो ज्योग्राफी के सट कांगड़ा वैली कहाँ है बताइए? उस समय रहा, हिमाचल प्रदेश में है क्या कांगड़ा? कांगड़ा वहां एक जिला भी है कांगड़ा, ठीक है? कांगड़ा घाटी। अब उस समय आपको जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हो गया था, तो इसके बाद जो है इसका संरक्षण भी नहीं मिला था। उसी इसी के बाद यहां लिख सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजकीय संरक्षण न मिलना। क्या लिखना है? राजकीय संरक्षण नहीं मिला इसको, ठीक है? संरक्षण ना मिलना। अब ये तो आपके सामने आ गया कि आपने की इन चीजों को काम कैसे किया। हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को लिखा देंगे जिससे याद करने में वही चीज काम आएगा, ठीक है? याद करने में इंट्रोडक्शन हम लास्ट में आपको जो एकदम से तैयार इंट्रोडक्शन है, तो इसके लिए पहले से तैयार रहेगा तो आपको वहां सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये चीज जब बात आ गया तो तीसरा पॉइंट में अगर आप करना चाहें तो आपको पता है कि पटना, ये जो है खासकर पटना कहाँ अवस्थित है? गंगा के तट पे अवस्थित है, तो व्यापारिक केंद्र था, ठीक है? पटना क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था, एक व्यापारिक केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र था उस समय, ठीक है? तो व्यापारिक केंद्र होने के कारण क्या था कि ब्रिटिश हुकूमत का जो आला अफसर था, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश राज का जो आला अफसर था, आला अफसर, अफसर, आला अफसर जो था या रईस लोग कह सकते हैं, वो खासतौर पे पटना कलम के लिए क्या करता था कि उसको वहां से चित्र मिलता था। क्या मिलता था? खासकर
चित्र सब आसानी से मिल जाता था। चित्रों के लिए क्या था, एक बाजार के रूप में उभर रहा था। ठीक है? ये पार्ट आप यहाँ पर रेखांकित कर सकते हैं। ठीक है? ये तो उस समय का बात हुआ। अब बात आता है कि सर जब हम लिख रहे हैं, तो इसमें हम प्रकार जब मिश्रित करेंगे, जब प्रकार के बारे में जब रेखांकित करते हैं, इस प्रकार को भी आप देख लीजिए। एक इसमें आता है लघु चित्र, क्या आता है? लघु चित्र आता है। ठीक है? लघु चित्र आता है। अब लघु चित्र में हम देखते हैं, तो खास तौर पे पता ही है कि लघु चित्र खास तौर पे किसका था? जो बनाया गया था, वो बनाने का लघु चित्र का जो उत्कीर्णता था अधिकतर खास तौर पे, कागज उस समय जानते हैं कागज का था, कागज और हाथी के दांत पर उकेरा गिरा गया था। जी। ठीक है? हाथी के दांत पर था। ये मैं इसीलिए इस तरीके से कर रहा हूं क्योंकि आपको याद करने में ज्यादा तनाव नहीं लेना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट रहेगा, चीजें मतलब एकदम से क्रिस्टल रहेगा, तो आप याद करने में आसानी रहेगा, भूलेंगे नहीं कम से कम। ठीक है? मेन यही चीज होता है। उकेरा गया था। और अगर कहा जाए सर, ये लघु चित्र का जो केंद्रन था, यानी केंद्रन का मतलब कि आखिर किस चीज को लेकर के ज्यादा बात, तो केंद्रन, केंद्रन, तो केंद्रन की बात करेंगे तो मेन था आंचलिक जीवन। क्या था? आंचलिक जीवन था। आंचलिक जनजीवन कह सकते हैं। दूसरा, अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपको, मैं चाहता हूं कैसे भी याद रहना चाहिए आपका। संस्कृति विशेष कह सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक उत्सव के बारे में कह सकते हैं संस्कृति विशेष। जनजीवन में सादगीपूर्ण कह सकते हैं, सादगीपूर्ण बता सकते हैं आप। ठीक है? अब जब ये भी आप पॉइंट बना देंगे, तो इस पॉइंट को करने के बाद दूसरा पॉइंट कह सकते हैं समानुपातिक भी था। जो एडजस्टमेंट जो मतलब उस समय के जीवन को रेखांकित करने के लिए ये बात कर रहा था। अगर हम अन्य इस लघु शैली का अन्य नाम की अगर बात करें, हम अन्य नाम क्या है, अन्य नाम के बारे में बात करें, तो इसका भी है कंपनी शैली भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कंपनी शैली। ठीक है? अब इसको कजली स्याही शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजली सियाही शैली। ठीक है? कजली सियाही शैली भी हो गया। तीसरा इसमें पॉइंट ये बना सकते हैं आप कि पुरुष, इस पर पुरुष प्रधान था, ये याद रखना है। इसमें जो है ना पुरुषों का वर्चस्व था, तो पुरुषों की चित्रकला, चित्रण भी इसको कहते हैं, चित्रकला भी बोलते हैं इसको। अभी जैसे देखिए, अभी मधुबनी पेंटिंग को आप देख रहे हैं आप लोग, तो मधुबनी पेंटिंग पर क्या एकाधिकार है खासतौर पे पुरुषों का? नहीं, यहाँ पुरुषों का कोई अधिकार एकाधिकार नहीं है। अधिकार दोनों का है सर। दोनों का है, दोनों का है। लेकिन उस समय जब हुआ था, तो खास तौर पे आप जानते हैं कि महिलाओं को उतनी आजादी नहीं थी। खासतौर पे कला को संरक्षण को लेकर के महिलाओं को उतनी आजादी नहीं थी। लेकिन आज के दौर पे आप देखेंगे, पटना में आप जब घूमेंगे, तो आपको पुरुष के तुलना से ज्यादा आपको महिलाएं मिलेगी चित्रित कर इस कार्यक्रम में भागीदारी को लेते हुए, या कार्य में भागीदारी अपने दे रही है। तो यही सबसे बड़ा चीज है। ठीक है? चलिए, तो अब हम आते हैं कि आखिर ये जब हो गया, तो अब हम इन चीजों को आगे भी बता सकते हैं। अब अन्य नाम भी आप रेखांकित कर दिए। अब बात आता है, आगे हम चलते हैं, अब आराम से काम करते रहिए। जब ये जनजीवन के बिहार के जो खास तौर पे कि इस राजकला के संरक्षण का जो है सामान्य जनजीवन का चित्रांकन होने लगा था, क्या हो गया था? सामान्य जनजीवन, जो मैंने इससे पहले भी लिखा गया था, सामान्य जनजीवन, जनजीवन की चित्रकला, चित्रकला। ठीक है? चित्रकला। अब बात आता है कि दूसरा जो मैंने पॉइंट्स बोला, उस पॉइंट्स में देखिए, मिश्रित शैली क्या है? मिश्रित शैली।
अब ये मिश्रित शैली, आखिर लघु चित्र के बारे में फिर मिश्रित शैली की बात आता है। तो मिश्रित शैली में खास तौर पे जो है, अब जब देखेंगे, इस मिश्रित शैली का जब भाग देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगा, ये जो पटना कलम था, ये जो पटना कलम शैली है, ये खास तौर पे मुख्यतः क्या हुआ कि मुगलों के द्वारा विकसित परंपरा था कि विकसित परंपरा किसका था? विकसित परंपरा, परंपरा किसका था? मुगलों के द्वारा था, मुगलों द्वारा। और और किसका था विकसित ये परंपरा? मुगलों द्वारा। और किसका था? यूरोपीय था, यूरोपीय था। मिश्रित क्यों बोलते हैं? आखिर मिश्रित बोलने के पीछे तो आधार देना पड़ेगा ना। मुगल के द्वारा, यूरोपीय द्वारा और स्थानीय, क्या है? स्थानीय, स्थानीय परंपरा का, स्थानीय परंपरा का क्या है? ये मिश्रण था। क्या था? ये मिश्रण है, ये मिश्रण है। अब आता है क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के। आखिर ये क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के जब बात करेंगे आप, क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है? क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के बात करेंगे तो देखिए, अब जानते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के भी जो है, बात यही है कि पटना के आसपास क्या है? पटना के आसपास का क्षेत्र, पटना के आसपास का क्षेत्र। आप कहेंगे सर पटना के आसपास का क्षेत्र कौन सा है इसमें? आप मुझे वो भी बता दीजिए। अब इसमें दानापुर वाला एरिया है, आरा, उस समय तो था ही ना आरा, लोधी कटरा, लोधी कटरा, लोधी कटरा, मुगलपुरा, ठीक है? मुगलपुरा, मुगलपुरा, ठीक है? अब जब मुगलपुरा हो गया तो अब इसको दीवान मोहल्ला भी कह सकते हैं। ये क्षेत्रीय विस्तार बता रहे हैं जो वहां के क्षेत्र में आखिर विस्तार कहां था? दीवान मोहल्ला, ठीक है? अब इसको मछट्टा, अभी भी मछट्टा आप देखे होंगे, मछट्टा है ना पटना में? जी, जी, जी। हाँ, तो मछट्टा, ठीक है? ये आदि जगहों पे कह सकते हैं, आदि जगहों पे जो है इसका विस्तार था, आदि जगहों पे विस्तार था, जगहों पे विस्तार, ठीक है? ये आपने बहुत अच्छे से क्या कर दिया, क्षेत्रीय विस्तार को भी रेखांकित बहुत इत्मीनान से कर दिया। लिख पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है लिखने में? नहीं, नहीं सर, लिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात आता है सर क्षेत्रीय विस्तार जब आप कर दिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्षेत्रीय विस्तार होने के बाद आखिर क्या हुआ? अब बात आता है कि इसको जो हम बोलते हैं चित्र को, सामान्य लोगों का प्रभाव रहा खास तौर पे, किसका रहा? सामान्य लोगों का प्रभाव। प्रभाव को लेकर सामान्य लोगों का, पुरुष आखिर क्यों बोलते हैं हम इसको? प्रभाव, सामान्य लोगों का प्रभाव। चित्रकारी में जो है सामान्य लोगों का प्रभाव। आखिर क्यों बोलते हैं उसको बता देते हैं, सामान्य लोगों का प्रभाव। अब हम इसको आपको एक-एक चीज़ बता दें, सामान्य लोगों का प्रभाव क्यों आखिर? हम एक-एक चीज़ देखिए बता रहे हैं इसमें, श्रमिक वर्ग, आखिर श्रमिक वर्ग कौन था? श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग। अब जब श्रमिक वर्ग में देखेंगे, तो श्रमिक वर्ग में कौन है? चलिए इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से किया जाए। श्रमिक वर्ग हो गया, दस्तकारी वर्ग हो गया, सॉरी, ठीक है, दस्तकारी वर्ग हो गया। आवागमन से, जो आवागमन वाला है ना, आवागमन, आवागमन साधन क्या है इसका? हम एक-एक चीज़ करते चलते हैं, आप इसको लिखते चलिएगा, ठीक है? चलिए,
अब बात है सर श्रमिक वर्ग में आखिर कौन-कौन लोग हैं जो श्रमिक वर्ग था, जो इसमें खास तौर पे अपनी योगदान देता था। एक तो कसाई है, ठीक है? जो चित्रण का जो सामान्य लोगों के द्वारा प्रभाव दिखता है, पुरुषों का जो दिखता था, आखिर पुरुष में कसाई वर्ग हो गया, कहार हो गया, नौकरानी हो गई, भिस्ती हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ का जो है, खासकर श्रमिक वर्ग में इसका एक अपना योगदान था। अब बात आता है कि सर इस जो रस्तकारी वर्ग था, रस्तकारी वर्ग में अगर हम देखें क्या? लास्ट वाला क्या लिखे? भिस्ती, 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 भौहर्षी का है भिस्ती, ठीक है? अब इसमें अगर अगर हम देखें रस्तकारी में देखें, तो अब इसमें आता है क्या बढ़ई, क्या आता है? बढ़ई, बढ़ई, लोहार, जुलाहा, ठीक है? कुम्हार और सोनार, ठीक है? ये आज खास तौर पे ये पुरुषों का प्रभाव था इसमें, ठीक है? पुरुषों का प्रभाव था। अब बात आता है आवागमन में क्या देखेंगे आप लोग? पालकी, आवागमन आखिर पालकी से आया आया जाया करते थे ना? पालकी, घोड़ा गाड़ी जो अभी भी तो घोड़ा गाड़ी है तो घोड़ा, हाथी, हाथी भी तो आवागमन के लिए आवागमन के लिए बहुत बेहतर साधन था। बैलगाड़ी, ठीक है? बैलगाड़ी, ठीक है? तो अब इतना चीज़ इसको अब कैसे एक्का भी बोलते हैं। एक्का मतलब होता है कि अकेला जो कोई जो मवेशी या जानवर होता था ना, वो खींचने का काम करता था, ठीक है? तो आप ये तो आवागमन वाला चीज़ें लिख दिए। अब उस समय खैर बाज़ारों का दृश्य कैसा था? अब हम उसको भी एक-एक चीज़ करके बता देते हैं हम आपको। अब मतलब बाज़ारों का दृश्य, बाज़ारों का दृश्य। फिर प्राचीन स्मारक की बात आती है ना, प्राचीन स्मारक। अगर इसके अतिरिक्त जो है अगर अतिरिक्त भी बात करें, तो अतिरिक्त को भी हम देखते हैं, तो आपको एक-एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं एक-एक करके। बाज़ार में आखिर आखिर बाज़ारों के दृश्य में क्या था? मछली का दुकान, क्या था? मछली का दुकान, साड़ी का दुकान, साड़ी का दुकान, ठीक है? साड़ी का दुकान हो गया, मछली का दुकान, ताड़ी का दुकान, मिठाई का दुकान। इसीलिए अब देखिए जो भी एग्ज़ाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये आपको लगेगा कि सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है, सामान्य जनजीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? प्राचीन स्मारक पटना में बताइए कौन अभी वर्तमान में सबसे बड़े जो अनाज रखने वाला पहले कौन था? उसका नाम क्या था? कौन घर को? गोलघर और पश्चिमी दरवाजा, पश्चिमी दरवाजा, पश्चिमी दरवाजा, ठीक है? अब जब ये बात प्राचीन स्मारक में भी आप रेखांकित कर दी, अब बात आता है सर अतिरिक्त में क्या-क्या आप उस समय देखते थे? मदरसा, ठीक है? मदरसा हो गया, पाठशाला, ठीक है? पाठशाला आप कर सकते हैं। जो उस समय का जो दाह संस्कार होता था, सामाजिक जनजीवन से था ना, तो दाह संस्कार के लिए भी जो है, इस चीज़ का उकेरा जाता था। दाह संस्कार हो गया। त्योहारों का जो उस समय त्योहार होते थे, तो त्योहार खासकर फेस्टिवल्स का भी जो है क्या किया जाता था, जैसे जो भी फेस्टिवल्स होते थे, उस फेस्टिवल्स का चित्रण किया जाता था। त्योहारों का चित्र। जादूगर, जादूगर क्योंकि जादूगर उस समय क्या होते थे, जादूगर को लेकर के भी चीज़ें बनता था, तो जादूगर, खेल तमाशे, खेल तमाशे, खेल तमाशे, मतलब कितना चीज़ लिखे इत्यादि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इसमें आप प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने जो आपको एक-एक चीज़ क्या इसमें लगता है कि याद करने के लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेना पड़ेगा आपको? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सूरज जी क्लास में हैं या क्लास से अभी सिर्फ़ सुन रहे हैं क्लास को?
अच्छा, क्लास में ही है आपका, मतलब एकदम साइलेंस में है आप अभी फिलहाल। यस सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये मतलब ये जो सिस्टमैटिक है ना, आप बोल रहे थे कि सर इस तरीके से अगर दिया जाए कि मुझे याद करने में बहुत लंबा समय, एक शॉर्ट नोट्स के प्रकार आपका हो गया, जो एकदम से एक-एक चीज़ करके रेखांकित कर दिया गया कि शॉर्ट नोट्स आपके हो गया। कभी भी लिखेंगे तो अगर ये बिंदु भी याद है, तो आप उस पर लिख ले जाएँगे, ठीक है? ठीक, ठीक है, चलिए। सर बात मेरा ये नहीं है कि शॉर्ट नोट्स, बात है कि सर जैसे कि अभी ऐसा करते हैं ना, अभी सूरज जी अभी क्लास कर लेते हैं, उसके हाँ बाद हम बात करेंगे, क्लास कर लेते हैं पहले, ठीक है? क्लास कर लेते हैं। चलिए सर, तो अब हम बात आता है कि ये जब बाजार का दृश्य भी देख लिए, प्राचीन स्मारक देख लिए, अतिरिक्त देख लिए, तो अब हम जब बात आता है, तो अब हम देखेंगे रंग का आखिर प्रकार क्या था? क्योंकि उससे पहले मैंने आपको रंग के प्रकार को भी बहुत अच्छे से बताया है, तो रंग के प्रकार को भी देख लीजिए आप लोग। रंग का प्रकार या रंगों का प्रकार जो भी लिखिए, रंगों का प्रकार, रंगों का प्रकार। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे इन सभी कलाकारों के द्वारा जो है आप जानते हैं स्वनिर्मित था, क्या था? स्वनिर्मित, स्वनिर्मित, क्या है? स्वनिर्मित रंग। निर्माण कर। हाँ, बिल्कुल, स्वनिर्मित रंग का प्रयोग, स्वनिर्मित रंग का प्रयोग, ठीक है? अब देखिए स्वनिर्मित रंग का प्रयोग जब देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आखिर क्या है? तो 2 चीज़ आपके पास बनता है, एक बनता है स्रोत, स्रोत, और इससे प्राप्ति का रंग, रंग। आखिर कौन-सा रंग? कोई भी स्रोत तो होगा और इसका प्राप्ति भी तो होगा। तो अब देखेंगे, एक-एक चीज़ करके हम देख लेते हैं कि आखिर किस चीज़ से क्या चीज़ प्राप्ति मुझे होती है, ठीक है? अब देखिए लाह से, लाह, लाह से, लाह से क्या प्राप्ति होती थी? लाल रंग। दूसरा आता है मिट्टी से, खासकर विशेष करके मिट्टी, मिट्टी में भी विशेष करके मिट्टी, मिट्टी से सफ़ेद प्राप्त हो जाता था उसे, ठीक है? अगर आप कालिख का प्रयोग करना चाहते थे, कालिख से या जलाए गए हाथी के दाँत से लिख सकते हैं, या जलाए गए हाथी के दाँत से, जलाए गए हाथी दाँत से। हाथी दाँत से क्या मिलता था? काला कलर का प्रयोग मिल जाता था, काला रंग का उसको मिल गया। अब चौथा देखेंगे हम लोग, तो आप कह सकते हैं नील, नील से जो नील की खेती होती थी ना, तो उस नील की खेती से नीला प्राप्त हो जाता था उसे, नीला रंग की प्राप्ति उसे हो गई, ठीक है? अब बात आता है क्या, अगर लैपिस लैजुली, क्या बोलते हैं इसको? लैपिस लैजुली, लैपिस लैजुली नामक पत्थर होता था, नामक पत्थर है, पत्थर से क्या मिलता था? लाजवर्त, लाजवर्त रंग का प्रयोग वहां से मिल जाता था। अगर जैसे स्थानीय मिट्टी का बात करेंगे आप, स्थानीय मिट्टी, तो स्थानीय मिट्टी से क्या प्राप्त होता था? जो खासतौर पे उस समय के जो गेरुआ रंग आप लोग जानते हैं ना? जी। हाँ, तो गेरुआ रंग स्थानीय मिट्टी से प्राप्त गेरुआ रंग होता था। लाल कलर का लाल, थोड़ा लाल टाइप का होता है गेरुआ रंग, ठीक है? अब अच्छा, अगर मान लिया जाए कोई मिश्रित रंग प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो नीला और पीला को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? हरा रंग आपको बन जाएगा, ठीक है? हरा रंग हो गया। ये कुल मिलाकर के आपके पास रंगों का जो है प्रकार मिल गया। ये कुल आपके पास जितने रंग उस समय खास तौर पे पटना कलम कला में यूज किए जाने वाले रंग थे, उसके रंगों का प्रकार आपको सामने में दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात शुरुआत में ही मैंने बता दिया, चित्र शैली आखिर जो होता था, विषय वस्तु को लेकर के जो बात आती है कि आखिर उसका विषय वस्तु क्या था? उस विषय वस्तु को भी हम एक बार देख लेते हैं कि उस समय की विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु, आखिर विषय वस्तु में क्या? चित्र शैली का,
तो अब चित्र शैली का विषय वस्तु पर अगर बात करेंगे, तो चित्र शैली का विषय वस्तु पर बात करेंगे तो इसमें भी कई प्रकार आपको दिखेगा, ठीक है? अब हम एक-एक चीज़ करके भी देख लेते हैं कि आखिर क्या-क्या चीज़ चल रही है सो। अब बात आता है कि आम भारतीय जनजीवन पर आधारित जो चित्र था, क्या था? पारंपरिक कह सकते हैं, पारंपरिक या कह सकते हैं आम भारतीय जनजीवन, आम भारतीय जनजीवन। जो उस पर आधारित चित्र की बात हो रही है, तो अब आखिर इस पर जो कुछ चित्र आपको समझ में आएगा, वो चित्र क्या है? ये चित्र आप देखेंगे तो खेत जोतता किसान, क्या है? खेत जोतता किसान। आखिर इस चीज़ को प्राथमिकता दिया गया। मछली बेचती औरत, मछली बेचती महिलाएं या हाँ, बिल्कुल, मछली बेचती महिलाएँ, ठीक है? अगर आप और बात करें तो लकड़ी काटता बढ़ई, लक सड़क लक पर मिट्टी बनाता कुम्हार। हाँ, बिल्कुल, लोहार, सोनार की बात मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, 2-3 चीज़ पॉइंट को आप यहाँ रेखांकित कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब बात आता है कि जब ये आप कर लेंगे, तो हम इसलिए इस तरीके से लिखते हैं कि अगर इस तरीके से भी लिख के आ जाएँगे ना, तो समझिए कि आपको मार्क्स जितना मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है? अब आता है इसी में मानव चित्रण को लेकर के, मानव चित्रण को लेकर के, मानव चित्रण। आखिर मानव चित्रण को लेकर के क्या बात है? गहरी आँखें, गहरी आँखें, नुकीली नाकें जो एक इस तरीके से मतलब खासकर रेखांकित किया गया था, नुकीली नाकें, जो भौहें होती है खास तौर पे, जिसको आईब्रो बोलते हैं, भारी कह सकते हैं, भारी भौहें, ठीक है? चेहरा की बात किया जाए, पतला चेहरा कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मूंछ की बात है तो मूछें जो है घनी मूछें कह सकते हैं। घनी मोछ। हाँ, घनी मूछें, घनी मतलब तमाम ये भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर पक्षी उस समय का अच्छा एक और होता था, पक्षी चित्रण को लेकर बात होता था, पक्षी का चित्रण। पक्षी चित्रण भी होता था, ठीक है? जो सूक्ष्मता पक्षी का भी सूक्ष्मता को चित्रित किया गया था खास तौर पे। जैसे आप एग्ज़ाम्पल है पक्षी चित्रण में अब एक नाम लिख सकते हैं मुग़लकालीन चित्रकार के बारे में, मंसूर के बारे में। मंसूर, जो आपको पता है जहांगीर के समय में ये क्या कहते हैं जहांगीर के समय जो है मंसूर चित्रकार था। आप ब्रैकेट में मुग़लकालीन लिख सकते हैं, मुग़लकालीन चित्रकार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुग़लकालीन चित्रकार, ठीक है? चलिए सर, तो आप तो देख लिए कि मंसूर को लेके भी बात कर ही लिए। हो गया। अब बात आता है कि कुछ जगह पे आता है कि आखिर ब्रश का प्रयोग आखिर इसी में क्योंकि हम कला के बारे में ही ज़िक्र कर रहे हैं तो हर चीज़ उसी का लिखना है ना। तो अब थोड़ा-सा जगह में क्या कर सकते हैं ब्रश के प्रयोग को लेकर भी आप लिख सकते हैं। ब्रशों का प्रयोग को लेकर के भी। अब इसी में बहुत ज़्यादा नहीं महीन कार्य के लिए अलग होता है, मोटे कार्य के आपको पता है कि महीन कार्य के लिए जो है थोड़ा-थोड़ा सा जो है लिखते रहना है कि महीन कार्यों के लिए जो है मतलब लगना चाहिए कि खासकर एग्जामिनर को कि मतलब इनके पास जानकारी है। जैसे मान लिया महीन कार्य के लिए क्या लिख सकते हैं? जो तुलिकाएँ गिलहरी से प्राप्त जो ब्रश होती थी उससे प्राप्त होता था। खासकर गिलहरी से प्राप्त होने वाली जो बाल होता था ना उससे प्राप्त होता है महीन तुलिकाएँ गिलहरी से प्राप्त जो होता था 1-2 बालों का ब्रश होता था उसके बाल का, गिलहरी का बाल, ठीक है? उससे बनने वाले होते थे। अगर मान लिया जाए इसी जगह कि मोटे कार्य के लिए होते थे, मोटे कार्यों के लिए जो होते थे, तो मोटे कार्य के लिए किसका? तो बकरी जानते हैं बकरी का जो बाल होता है, बकरी का बाल हो गया, सूअर हो गया, भैंस कह सकते हैं,
तो भैंस का ये जो जितने भी है ना बाल इसका जो है इससे यूज किया जाता था ब्रश के रूप में, ठीक है। तो आप ओवरऑल देख लीजिए। अगर मान लिया जाए इसी में आप लिख रहे हैं तो उस समय के कुछ कलाकार को रेखांकित करना भी आपके लिए प्रासंगिकता हो जाता है। अब कलाकार का प्रमुख कुछ कलाकार का नाम जरूर बताइए उसमें आप। प्रमुख कलाकार के बारे में याद है आप लोग को कलाकार? ठीक है। तो कुछ कलाकार के बारे में अगर आप बता सकते हैं, प्रथम अगर मान लिया जाए शुरुआती चरण में अगर कलाकार को बताएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रथम में अगर देखें तो 1770 से लेकर के 1830 तक का जो समय टाइम पीरियड रहा था सेवक राम का रहा था। क्या किसका रहा था? हाँ। सेवक राम का रहा था, ठीक है। दूसरा देखें 1785 से लेकर के 1875 तक ये रहा था हुलाल हुलासलाल का, ठीक है। हुलासलाल। चलिए सर, ये तो शुरुआत के चरण में। इसी कड़ी में जो है ना कुछ अन्य भी चित्रकार कलाकार हैं जिनका नाम आपको वर्तमान, क्योंकि लिखना तो जरूर पड़ेगा ना। अब दूसरा में आप इसको भी कह सकते हैं जयराम दास को विशेषकर, जयराम दास को कह सकते हैं, शिवदयाल कह सकते हैं, शिवदयाल लाल है, गुरसहाय कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ विशेषकर, हाँ, इनका कंट्रीब्यूशन तो रहा ही इस कला के क्षेत्र में, ठीक है, विशेषकर। अगर 20वीं सदी की बात किया जाए सर, 20वीं सदी में, तो 20वीं सदी में किसका नाम आप बोलेंगे? ईश्वरी प्रसाद का। किसका नाम बोलेंगे? ईश्वरी प्रसाद है। राधा मोहन बाबू का नाम भला कैसे भूल सकता है कोई? राधा मोहन बाबू, ठीक है। राधा मोहन बाबू का उल्लेखनीय योगदान को लेकर के, ये खासतौर पर योगदान को लेकर के लिख सकते हैं आप। योगदान वाले क्षेत्र में जो है ना आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इस चीजों को लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका बात ये आ गया कि मतलब इन लोग का खास तौर पे योगदान है। अब बात आता पतन का कारण, आखिर पतन क्यों हो गया? पतन का कारण, पतन का कारण, आखिर क्या ऐसा हुआ कि पतन आखिर उसका हो गया, ठीक है। तो मेन अब पतन के कारण में क्या देंगे, मतलब कि इन सभी के, अब ऐसे लिख देंगे ना कि इन सभी उपरोक्त उल्लेखनीय विशेषताओं के बावजूद भी जो है सामाजिक उपयोगिता जो है खासतौर पे क्या हुआ, आर्थिक सबलता के अभाव हो गया। क्या है पतन? सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता का अभाव, आर्थिक सबलता नहीं था उस समय क्योंकि गरीबी थी, आपको पता ही है। तो आर्थिक सबलता नहीं था, आर्थिक सबलता का न होना, न होना, ठीक है। अच्छा, ये सब ये जो कलाकार की स्थिति है, जो खासतौर पे जो आप ऊपर लिखे हैं कलाकार, ये इसका रीजन है, ठीक है। या ये कलाकार लोग दूसरा रोजगार ग्रहण कर ले लिया, ठीक है। अन्य रोजगार की कलाकार मतलब अपना इस कला को छोड़ करके अन्य कला अन्य रोजगार चुन लिया, रोजगार में लग गया। ठीक है। अन्य रोजगार में लगना, अन्य रोजगार में लग जाना, ठीक है। अब इसी अन्य रोजगार की तलाश में जो है कहां चला गया? मथुरा लिख सकते हैं, मथुरा, मथुरा कोलकाता चला गया, ठीक है, पटना छोड़ करके कोलकाता स्थान पे चला गया। तो अंततः ये क्या हो जाएगा? अंततः तो यही हो गया ना कि कला का जो है सो पता नहीं हो जाएगा जी। पतन ही हो जाएगा क्योंकि कोई मिला नहीं ऐसा इसको संरक्षण देने वाला, ठीक है। तो अब पतन के भी कारण अब लिख देंगे, ठीक है। अब जब इतने लिखने के बाद आपको लाएगा वर्तमान परिदृश्य में आप क्या लिख पाएंगे बताइए? वर्तमान में आप क्या लिख सकते हैं? वर्तमान में अगर आपको कुछ लिखना हो तो मैं आपको कुछ बता देता हूं कि वर्तमान में भी वर्तमान परिदृश्य, ये वर्तमान परिदृश्य में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे संरक्षण का, क्योंकि आपको तो यही लिखना पड़ेगा ना कि सरकार के द्वारा कला के संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम, कला के संरक्षण, कला के संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम, उठाया गया कदम,
ठीक है? उठाया गया। तो आप इस तरीके से आप इसको पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट ही बनाना है तो पॉइंट बना सकते हैं कि जैसे अभी आपको पता है कि सबसे वर्तमान में जो खास तौर पे भारत सरकार जो है इसके अंतर्गत जो खास करके अमृत काल है, अमृत काल जो एट द रेट 75 है, इसके तहत कला को संरक्षण कर रही है, ठीक है? आप इस तरीके से लिख दीजिए, हम पॉइंट बना दें। हृदय योजना खास तौर पे है, हृदय योजना का भी बात आप रेखांकित कर सकते हैं। हृदय योजना का नाम पर लिख सकते हैं। स्थापत्य कला को लेकर के भी जरूर बताइए। स्थापत्य कला का संरक्षण को लेकर के अब देखेंगे, राज्यसभा जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री जारी किया जाता है राज्यसभा टीवी के द्वारा। अब तो संसद टीवी हो गया ना, जी। संसद टीवी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री जारी किया जाता है। आप देखेंगे उसके डॉक्यूमेंट्री पर कला को लेकर के बहुत ज्यादा जोर रहता है। संसद टीवी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री जारी करना, ठीक है? कला अभी वर्तमान में आप देखते हो कला प्रदर्शनी कई जगह लगाया जाता है। कला प्रदर्शनी को लेकर बात कर देंगे, अभी हर जगह देखेंगे कि जैसे अभी क्या नाम है, सूरजकुंड मेला भी कला को लेकर के ही बात आता है। कला प्रदर्शनी, जैसे ब्रैकेट में आप सूरजकुंड मेला को लेकर बात कर देंगे, ठीक है? सूरजकुंड मेला, ठीक है? आप जगह भी लिख सकते हैं, हरियाणा लिख सकते हैं, गुरुग्राम, जो भी आपको ध्यान में रहे वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सरकारी प्रयास ही तो है ये सब। बिहार सरकार भी कुछ कर रही है कला के क्षेत्र में, तो बिहार सरकार का भी कुछ जरूर बात बताइए यहाँ बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है? बिहार सरकार जानते हैं कि कैलेंडर जारी 2010 में जो है सांस्कृतिक धरोहर के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए कैलेंडर जारी किया गया था। क्या किया गया था? कैलेंडर जारी किया गया था, जारी करना, ठीक है? अब इसी में अब अगर लिखना हो तो खासतौर पे अंडर इन्वर्टेड कोमा के अंदर मधुबनी पेंटिंग का नाम लिख दीजिए कि आर्थिक विकास को लेकर के, ठीक है? आर्थिक विकास को लेकर के मधुबनी पेंटिंग को लेकर यहां बात कर सकते हैं, आर्थिक विकास, ठीक है? आर्थिक विकास को लेकर के पटना शहर, खासतौर पे पटना, या जो भी आपको ट्रेन का नाम याद होगा तो वो ट्रेन का नाम पटना को लेकर के या रेलवे को लेकर के बात कर दीजिएगा। रेलवे के जो ऊपर में कंपार्टमेंट के ऊपर जो चित्र बनाया जा रहा है उसको लेकर के, ठीक है? देन जो है, वो तो मधुबनी पेंटिंग। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी कला के संरक्षण में आप कर सकते हैं, लास्ट में ये लिख सकते हैं कला के संरक्षण में क्या कर रहा है बिहार। हाँ, बिहार सरकार अभी क्या कर रही है। अंततः हम एक ही बात, अब निष्कर्ष तौर पे आप आ जाइएगा, निष्कर्ष लिख दीजिएगा, ठीक है? ये आपका निष्कर्ष हुआ। निष्कर्ष में यही लिखिएगा ना कि पटना कलम जो शैली खुद में गौरवशाली, बिहार की गौरवशाली परंपरा रही है। क्या है? गौरवशाली, हाँ, गौरवशाली परंपरा है, ठीक है? अमूल्य धरोहर लिख सकते हैं इस तरीके से। अमूल्य धरोहर को लेकर लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को लेकर के आप कह सकते हैं कि इसका जो शैली का चित्र का संग्रहण कहाँ किया गया है, चित्र का निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इस चित्रों को संग्रह करें, खुदाबख्श लाइब्रेरी की बारे में बात कर सकते हैं। संग्रहण को लेकर के खुदाबख्श लाइब्रेरी, कभी मौका मिले तो खुदाबख्श लाइब्रेरी जरूर भ्रमण कीजिए। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानकारी मिलेगी, कई पुस्तकें वहां पर है जो आपको जानकारी मिलेगी, पढ़ने को मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, और कई ऐसी चीजें हैं वहां, बहुत अच्छा। पटना म्यूजियम जो वर्तमान में बिहार म्यूजियम है, वहां पर भी कुछ चीजें हैं। बिहार म्यूजियम ये गए हैं 1 महीने पहले। हाँ हाँ, बिहार म्यूजियम को भी आप रेखांकित कर सकते हैं, बिहार म्यूजियम, ठीक है? बहुत बेहतरीन बना है। हाँ, बिहार म्यूजियम को भी लेकर आप सुरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। और अंततः आप एक ही कह सकते हैं, वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता हमेशा से बनी रहने की संभावना है, ठीक है? पटना कलम शैली का जो है, पटना कलम शैली की प्रासंगिकता जो है वर्तमान में भी बनी रहेगी, बनी रहने की संभावना, या बनी, अभी तो यही चीज है ना कि प्रासंगिकता।
प्रासंगिकता बनी रहेगी, ठीक है? तो अभी इस तरीके से वर्तमान में भी दिखा दीजिए इसको। तो निष्कर्ष है, एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, अगर मान लिया जाए कि कभी अगर हम शुरुआत में बोले थे कि हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बताइए बताइए, लिख लिए ना आप लोग सभी लोग? ठीक है? तो इसका जब हम बात बता रहे हैं कि जब इसका हम लोग काम कर रहे हैं ना, जब इस क्वेश्चन को आप जब लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो है ना निष्कर्ष और जो खास तौर पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो शुरुआत में आप लोग लिखेंगे, उसका आपको तैयार रहना चाहिए चाहिए पहले से। डायरेक्ट जो चीज़ें आप लिखेंगे, वो पहले से तैयार जब रहेगा आपका, तो होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेना नहीं पड़ेगा। और जब तनाव नहीं लेना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लिखने में सक्षम हो जाएँगे कि नहीं, जो बात बता रहे इसमें कह रहा है ना, वो पहले से आपका तैयार रहना चाहिए। एकदम से मतलब लगना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत उसमें पड़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? अब हम उसका लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पे आप जब आएँगे ना, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे मैं चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको बता ही दूँ कि कई लोग इस तरीके से भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है? इंट्रो वाला पार्ट जो है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं शुरुआत में, कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अंधकार से ले वो तो कोई कोटेशन आपको अगर लिखना हो ना, तो कोटेशन लिख लीजिए, अंधकार। अंधकार है वहाँ अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, जहाँ आदित्य नहीं, ठीक है? और इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, मुर्दा है वह देश जहाँ कला साहित्य नहीं, ठीक है? कला साहित्य नहीं, ठीक है? क्योंकि कला का आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा अगर लिख देंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। दूसरी बात ये तो मान लिया जाए कि शुरुआत आप करेंगे तो आपका ज़रूर अच्छा ही रहेगा, ठीक है? इससे भी पहले होता है कि कुछ चीज़ अगर मान लिया जाए लिखना चाह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अच्छा बता दीजिए। जिससे क्या होगा कि सामने वाले को भी लगेगा कि जो इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, वो कितना रेलेवेंट इंट्रोडक्शन है, ठीक है? तो उस रेलेवेंसी को बताना पड़ता है, क्योंकि रेलेवेंसी आप नहीं दिखाएँगे ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ ना उस पार्ट को आप लिख ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो लिखा रहेगा ना, तो आपका दिमाग में रहेगा। जैसे मान लिया जाए, शुरुआत में अगर मान लिया जाए इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे कि भारत एवं बिहार की कला परंपरा में जो है, हम अगर कहें तो लिख भी देते हैं हम आपको, जिससे थोड़ा देर के लिए आपका इंट्रोडक्शन पार्ट तैयार है। एक तो हुआ कि ये इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट ये होता है कि आप इस तरीके से लिख दें कि भारत एवं बिहार की कला परंपरा, ये सब रॉ मटेरियल पहले से तैयार वाला है। बि कला परंपरा, क्या बोले? ये तो एक कोटेशन है कि हम डाल सकते हैं। हाँ, 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 कोटेशन है कि जो डाल सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है? अब वैसे अच्छा। अगर मान लिया जाए कुछ लिखना हो, अगर 2-4 लाइन में लिखना हो, तो आप इस तरीके से अब लिख लीजिए ना, हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा फिर तब। भारत एवं बिहार की कला परंपरा में पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली है। पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित, अब लिख ही देते हैं, आंचलिकता से प्रभावित एक प्रभावित। लघु चित्रकला शैली है। लघु चित्रकला शैली है, ठीक है? लघु चित्रकला शैली है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर तथा रविंद्रनाथ टैगोर तथा अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? अविंद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकार, जैसे चित्रकारों पर पटना, 1 मिनट लाइन पे रहिए, आप लोग 1 मिनट, टेलीफ़ोन है। हेलो, 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 जी, जी, बोलिए। अब वहीं पर आप जहाँ वेट किए थे।
नहीं, नहीं, वहीं पर मिल लेंगे सर। ठीक, 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 ओके सर। कॉल कर लेंगे आप? ठीक, ओके, ओके सर, ओके, ओके। ठीक। तो हम लोग देख रहे थे कि जैसे चित्रकारों पर पटना कलम कह सकते हैं कि पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला, चित्रकला शैली पर प्रभाव को लेकर बात कर लेंगे। प्रभाव इसके महत्व का प्रमाण है। क्या है? इसके महत्व का प्रमाण है। महत्व का प्रमाण है। ठीक है? क्योंकि उन्हीं का एक रवींद्रनाथ टैगोर का भी तो बहुत बड़ा कला के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं वर्ष 2010 में जो है बिहार सरकार को जो मैंने उससे पहले लिखाया था, बिहार सरकार की बात को लिख सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के लिए जो है संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से जो है इस शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया गया था। क्या किया गया था? कैलेंडर जारी किया गया था। जारी किया। कैलेंडर जारी किया मतलब सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में यही बात करनी है ना, सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में, सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में बात करना है। ठीक है? और जागरूकता को लेकर के ही तो बात है, जागरूकता को लेकर के बात होती है। और चित्रों का कैलेंडर, चित्रों का कैलेंडर, कैलेंडर जारी किया गया। तो कुल मिलाकर के ये आपका पहले से तैयार है सर, समझे? ये आपका जो है चीजें पहले से तैयार है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना आप आंसर जो है तैयार करके आप इस सामने में एकदम से परफेक्ट वे में आप क्या कर सकते हैं तैयार। जब आपका चीजें रहता है ना तो लगता है कि मुझे पहले से तैयार है, तो तैयार चीजें को काम करने में बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है? क्योंकि जब तैयार चीजें है तो आपका सबसे पहले बात पता है कि इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या क्या चीजें देनी है, और लास्ट में कंक्लूजन में क्या देना है। और आप सोच के देखिए, अब एक बार आप जो पढ़े हैं आज पूरे कला को एक बार पलट करके देखिए कि आपको क्या याद करने में बहुत ज्यादा तनाव लेना पड़ेगा। नहीं, इस बार नहीं लेना पैसा। मतलब लग रहा है ना कि एक एक चीज क्लियर है। पॉइंट आ गया है कि पॉइंट इसको हम 2-3 बार। यही है, यही है पढ़ने का, मेंस का यही तरीका है सर। मेंस में बहुत ज्यादा तनाव नहीं, मेंस को तरीका है पढ़ने का, एप्टीट्यूड स्किल, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि आखिर सामने वाले को अगर इस तरीके से आप लिख के दे देंगे तो सामने वाला खुद में कहेगा कि देखो, मतलब पढ़ने में तनाव नहीं उसे लेना पड़ा, और बहुत आसानी तरीके से क्या हो गया, एक क्वेश्चन का प्रॉपर वे में आंसर मिल गया उसको। जो चीज की मांग है वो चीज की आप एक बार खुद पलट के देखिए, आपको लगेगा कि किस तरीके से मेरा जो है आंसर एकदम से तैयार है और हम इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है? ये आपका क्या हो गया, एक पटना कलम से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसके जवाब देने के लिए क्या हैं, रेडी हैं। यही सबसे बड़ा चीज जरूरी होता है जब आपका तैयार चीजें रहती है। सर निष्कर्ष जो है, हाँ, वो अंतिम निष्कर्ष में क्या जो निष्कर्ष वाला पार्ट, होगी? नहीं नहीं, निष्कर्ष वाला पार्ट में मैंने जो बताया ना आपको, निष्कर्ष वाला पार्ट में फ्यूचरिस्टिक दिखाना पड़ता है, फ्यूचर के बारे में बताना पड़ता है कि आखिर कला को लेकर के सरकार की क्या अपनी मानसिकता है। वही तो मैं आपको बता दिया, म्यूजियम खुदावत एक पैराग्राफ में ना, परिदृश्य जो दिखाए वही दिखा सकते हैं। बिल्कुल 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 वही पटना म्यूजियम, ये वो मतलब जो चीजें लास्ट में बताए हैं ना वो चीज आप उसको रेखांकित कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है? तो वो चीजें आपका सामने में आ जाएगा तो क्लियर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक एक चीज हम लोग सेगमेंट जो जैसे मान लीजिए कला के क्षेत्र में आज पूरे कंप्लीट पढ़ना। अब मुझे क्या करना है, आप लोग जो मैंने आज करवा दिया, अब हम चाह रहे हैं कि आपका जितने भी कला से जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कला वाले क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है? जैसे मान लिया अभी जो जो आपको मैंने लिख के बताया है सारे चीज आपके पास नोट्स बने रहेंगे, आपका सिर्फ जा करके एग्जाम में लिख के आ जाना है, बात खत्म। ठीक है? बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। और अब यहां तक कि आप जिस तरीके से लिखा हुआ है ना आप खुद याद करके, अच्छा दूसरी बात समीम साहब, एक बार मुझे जो मैं लिख के दिया हूं आप मुझे प्रॉपर वे में जो प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और जो डिमांड है उसके अनुसार लिख करके मुझे सेंड कीजिए आप। ठीक है? डिमांड के अनुसार सेंड कीजिए, मैं इसका प्रॉपर वे में मार्किंग करके बताता हूं कि क्या आपका जो मुझे आंसर्स प्राप्त होते हैं वो आंसर्स को मैं रिव्यू करता हूं, रिव्यू करके मार्किंग भी कर देता हूं। मैं आपको एक दिन सारे आंसर्स को आपको लाइव आकर के दिखा दूंगा
कि देखिए आपके आंसर्स में कहाँ पर बेहतरीन कर सकते हैं और कहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? देखिए सर, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम एक दिन एग्ज़ाम में जाकर के लिख देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वैसा नहीं हो पाएगा। आप कितने भी तेज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि बाकायदा आप पहले से लेखनी शैली का अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए अभी जो है, फिलहाल आज के लिए क्लास का यहीं हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। तो इसी कारण से हम जो है आपके साथ अगेन कुछ किसी मुद्दे पे अगर होगा तो हम बात करते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए मुझे ये लिख करके प्रॉपर क्या कीजिए मुझे सेंड कीजिए, ठीक है? चलिए, ठीक ठीक। आज के लिए गुड नाइट, ठीक है? सभी को गुड नाइट।